रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का समर स्लैम में ये जो मैच होने वाला है, इस मैच के पीछे कहानी हमको ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि जब भी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच हुआ है तो सेथ रॉलिंस ने हमेशा हराया है रोमन रेंस को। रोमन रेंस आज तक सेथ रॉलिंस को हरा नहीं पाए हैं। लेकिन क्या है इस बात के पीछे की असली सच्चाई? तो सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस ने नहीं हराया है सेथ रॉलिंस को। आई थिंक 2022 में भी इस फैक्ट को मैंने आपको बताया था, अब फिर से बताने का मौका आ गया है कि मंडे नाइट रॉ का एपिसोड 2017 में एक मैच हुआ था रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का। वहां पे रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को हराया था और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पहले भी हराया होगा। लेकिन फिर आप ये सोचोगे भाई ये स्टोरी ऐसे बताने की कोशिश क्यों करी जा रही है कि अरे रोमन तो कभी सेथ को हरा ही नहीं पाता, सेथ रॉलिंस हमेशा जो है दिमाग में घुस जाता है रोमन रेंस के। वो बताने का मतलब ये है कि जब स्टेक्स हाई होते हैं, जब ज्यादा मैटर करती है कोई चीज, तब कभी भी रोमन रेंस सेथ रॉलिंस से पार नहीं पा पाते। तो ये है इसके पीछे की स्टोरी। अब बिल्कुल लिटरली घुस के अगर देखोगे तो आप बोल सकते हो भाई ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना कि जब रोमन ने सेथ को हरा ही दिया है एक बार या फिर बार बार, तो फिर अब तुम ये कहानी क्यों बना रहे हो। लेकिन अब कहानी ऐसे समझो कि इस साल नहीं, पिछले साल की रेसलमेनिया में वहां पे सेथ रॉलिंस जीता और जो सेथ रॉलिंस ने प्रोमो में सारी बातें बोली कि भाई जब भी मेन बारी आती, जैसे तेरा टाइटल हरवाने में मैंने कितना रोल प्ले किया, फिर सेथ रॉलिंस का कैश इन, तो यहाँ पे वो बात हो रही है। तो अगर इस एंगल से देखोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार अगर पिन कर दिया तो भाई फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि जब चीजें ज्यादा मैटर करती है, जस्ट लाइक इस बार का समर स्लैम का मैच जब रोमन रेंस अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को रखेंगे ऑन द लाइन। वेलकम गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 923 में। और सबसे पहले कुछ बढ़िया बढ़िया तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। तो ऑल वाइट पार्टी थी ये कुछ, जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स ने अपनी शिरकत करी। मुझे नहीं पता ये पार्टी किसकी है, क्या यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोग थे या क्या थे। अब यहाँ पे फोटोज में आप देखो रोमन रेंस के साथ हैं दोनों पॉल ब्रदर्स, लोगन पॉल, हाँ पॉल ब्रदर्स, जेक पॉल और लोगन पॉल। और फिर एक दूसरी फोटो में आप रोमन रेंस की वाइफ गैलिना को भी उनके साथ देख सकते हो, जो कि बहुत रेयर होता है कि आप पब्लिक में रोमन रेंस को अपनी फैमिली के साथ स्पॉट करोगे। तो आई थिंक ऑल वाइट पार्टी से तो मुझे, जिसको पता है मुझे बता देना थोड़ा ही क्या है। मेरे को तो ये समझ में आया कि यहाँ पे सारे लोगों को व्हाइट कपड़े पहनने, ये क्यों आए थे, क्या करने आए थे, क्या इसका मोटो था, क्या इसका पर्पस था, वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये फोटोज बढ़िया लग रही है। और देखो भाई रोमन रेंस कुछ भी करे, वो कुछ ना भी करे, नहीं कुछ करे तो चलो ठीक है, कुछ ना भी करे तो भी बहुत कुछ हो जाता है। क्योंकि पॉल ब्रदर्स के साथ में रोमन रेंस ने फोटो पोस्ट कर दी, तो जब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड से बाहर जा रही है तो कुछ अलग ही इमेज है जेक पॉल और लोगन पॉल की। तो लोग रोमन रेंस को इस नज़र से देखने की भाई ये बंदा इन लोगों के साथ हैंग आउट करता है, मतलब वो इस बारे में इतना भी नहीं सोचना चाह रहा है कि भाई लोगन पॉल भी एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का ही सुपरस्टार है। तो बस लोगों को रीजन, जैसा भी डोनाल्ड ट्रंप वाले केस में बहुत लपेट दिया था रोमन रेंस को। शायद मैंने बताया था कि वो जो यूएफसी का इवेंट हुआ था व्हाइट हाउस से, वहां पे रोमन रेंस क्यों आया, जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में लोग हैं उनको इस बात से प्रॉब्लम हो गई। ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा बताना, लेकिन मुझे कभी कभी ब्लेस्ड फील होता है कि भाई मुझे सही में कैसे बहुत बड़े रीजन चाहिए होते हैं ट्रिगर होने के लिए, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो कि ऐसी ऐसी बातों से पगला जा रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेटफ्लिक्स कैसे चीजों को सेंसर कर रहा है। जो एटीट्यूड एरा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसा तो कुछ भी नहीं। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि वो जो ब्लड है वो ईएसपीएन ने तो दिखा दिया, लेकिन नेटफ्लिक्स ने नहीं दिखाया था। एक हरकत और करी है भाई नेटफ्लिक्स ने, और वो हरकत ये है कि सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का जो मैच था, वहां पे जब होली शिट के चैंट लग रहे थे, भाई मैं खुद बोल पा रहा हूँ इस चीज को बिना ये सोचे कि भाई क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, उन्होंने होली शिट को सेंसर करके दिस इज ऑसम लगा दिया वहां पे। लोगों को भाई इस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई, और आई थिंक होनी भी चाहिए, क्योंकि यार तुम वो जो रियल पना है उस चीज का, उसको इस तरीके से छीन नहीं सकते। और अब ये नेटफ्लिक्स ने पता नहीं कुछ ज्यादा ही करना शुरू कर दिया, जैसे ये कल वाली बात और जो आज वाली बात बताई। तो इससे तो फिर ये लग रहा है भाई नेटफ्लिक्स जो कि लाइव टीवी भी नहीं है, वहां पे तो भाई तुम्हारे अडल्ट शोज भी आते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही और इसमें हो जा रही है। सैमी ज़ेन के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के बाद ये है उनकी अब तक की सबसे क्यूट वीडियो। तो इसमें क्या होता है, बेकी लिंच ने एक पूरा सरप्राइज प्लान किया है सैमी ज़ेन के लिए, और केविन ओवंस आके उनको मिलते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड था और सैमी ज़ेन को भी नहीं पता था कि यहाँ पे वो मिलने के लिए आए हैं। स्पेशल उनके लिए वो टी शर्ट वगैरह भी लेके आए थे, और साथ में उन्होंने वहाँ पे वो लगाने लेते जैसे हम वो गिफ्ट के ऊपर नहीं लगाए थे, इधर या इधर कहीं तो लगाया था उन्होंने। तो कि भाई देखो ये सरप्राइज बना के वो केविन ओवंस को ऐसे लेके आई थी कि जैसे वो केविन ओवंस गिफ्ट है सैमी ज़ेन के लिए। फिर वो साथ में फोटोज भी पोस्ट करते हैं, और फोटो खिंचवाते हुए केविन ओवंस ने ऐसे मेन सामान पे भी मार दिया थोड़ा सैमी ज़ेन के। तो मुझे थोड़े अपने यार दोस्तों की भी याद आ गई, और रिलेशनशिप, ये फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा गहरी है सैमी ज़ेन और केविन ओवंस की, वो इस वीडियो से भी पता चल रहा है। और सैमी ज़ेन के बारे में ये भी रसेल वोट्स ने रिपोर्ट किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो मार्केटिंग टीम है वो तो बिल्कुल ही अनअवेयर थी इस बात से कि अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है, सैमी ज़ेन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन
बनने वाला है। तो इससे ये बात पता चलती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैसे बहुत ही एक क्लोज ग्रुप तक इस चीज़ को रखा था कि सैमी ज़ेन वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, क्योंकि प्रिडिक्शन में, स्पेकुलेशन में कहीं से भी किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि ये चीज़ हो सकती है। या तो इस वजह से भी क्योंकि हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई से शायद वो अब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रह गई है कि ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर सकती है। अब लोग इस चीज़ को इस चीज़ से भी जोड़ रहे हैं कि मार्केटिंग टीम को समर स्लैम के लिए इसलिए भी नहीं बताया होगा क्योंकि हो सकता है सैमी ज़ेन बस बीच का ही चैंपियन हो और उसके बाद उसके पास से वो टाइटल चला जाए, क्योंकि ऐसे टाइप के जब चैंपियंस बनते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो टाइटल रेन है वो बहुत शॉर्ट। और इस पर कॉमेंट भी किया सैमी ज़ेन ने, वो कहते हैं यार अगर मेरा टाइटल रेन छोटा भी होता है तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैं टाइटल नहीं भी जीतता तब भी मैं कहता कि मेरा डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर अच्छा था, तो अब तो मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया हूं, तो फिर ये तो और ज़्यादा खुशी की बात है। तो बहुत ज़्यादा ऐसी कोई लग नहीं रहा कि सैमी ज़ेन को इस बात से दिक्कत होगी। और एक सैमी ज़ेन के पॉसिबल मैच के बारे में भी पता चला है जो कि उनका हो सकता है चैड गेबल से। चैड गेबल और सैमी ज़ेन, अब ये नहीं पता कि इसमें टाइटल ऑन द लाइन होगा या फिर नहीं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी रिसेंट टाइम में हो सकता है आने वाले अपकमिंग कुछ मैचेस के अंदर इस चीज़ को फीचर कर दे, क्योंकि आपको पता अभी चैड गेबल को लेके भी बातें चल रही है ना कि हाँ इस बंदे को पुश मिलना चाहिए, तो शायद वो चीज़ फिर यहाँ पे ऐसे काम आ जाएगी। सैमी चैंपियन बना तो उसके बाद चैट गेबल को भी एक मैच मिल गया, लेकिन ये तो बहुत आगे की बात है। पहले तो देखना पड़ेगा कि क्या सैमी के पास वो टाइटल टिकता है या फिर नहीं। चलो ब्रॉक लेसनर के समर स्लैम की हिस्ट्री के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे कल हमने रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैचेस के ऊपर नजर डाली थी। 2002 से शुरू होता है जब रॉक के साथ उनका मैच था, फिर 2003 में कर्ट एंगल, फिर एक बहुत लंबा ब्रेक होता है और 2012 में वो लड़ते हैं ट्रिपल एच से। भाई मेरी क्या ही मेमोरी है इस चीज को लेके। एक रिमाइंडर और दे देता हूँ मैं आपको, भी मैंने अपने डैशबोर्ड में चेक किया, स्टिल आरपंत वाले कोड के साथ नेचुरल टीम पे आपको 15% ऑफ मिल रहा है। और ये बेस्ट टाइम रहता है नेचुरल टीम के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, क्योंकि वो आपको पता है प्रीमियम प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइसिंग भी जो है वो थोड़ी सी प्रीमियम हो जाती है। तो आरपंत वाला कोड आप यूज करोगे तो सीधा 15% ऑफ है। बार बार मैं टीवी पे 10 स्पोर्ट्स पे वही चीज देख, मतलब ये जो ट्रिपल एच और ब्रॉक लेसनर की उस टाइम पे राइवलरी थी वो इतनी ज्यादा पर्सनल थी, आपको टीवी पे देख के ऐसा लगेगा भाई ये बंदे सही में एक दूसरे के जान के दुश्मन है। मुझे उस टाइम पे ऑब्वियसली पता चल गया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक स्क्रिप्टेड शो होता है, लेकिन इन दोनों को देख के मैं भूल जाता था। वो हाथ तोड़ना ब्रॉक लेसनर का ट्रिपल एच का, फिर ट्रिपल एच का गैप लेना, फिर उसके बाद वापस आना, वो चीज़ देखने बहुत ज़्यादा उस समय मज़ा आ रहा था भाई। अब तो ऐसा लगता है कि उस लेवल की चीज़ अब के टाइम में क्या डिलीवर हो पाएगी, या फिर उस टाइम का माइंडसेट हमारा बच्चों वाला ऑब्वियसली थोड़ा अलग था, तो क्या वैसे इंजॉय कर पाएंगे अब। फिर 2013 में सीएम पंक के साथ द बेस्ट वर्सेस द बीस्ट वाला जो था, फिर उसके बाद 2014 में जॉन सीना से लड़ते हैं। ये भी इसकी भी मेरी मेमोरी है कि क्योंकि इस मैच के स्टार्टिंग में ही ना जॉन सीना के ऊपर बहुत सारे सुप्लेक्सेस लगा दिए थे ब्रॉक लेसनर ने, तो मैं ये सोच रहा था, पता था स्क्रिप्टेड शो है, लेकिन अंदर से मैं सोच रहा था क्योंकि मैं जॉन सीना का सपोर्ट कर रहा था कि इसने सुप्लेक्स लगा दिए, वरना जॉन सीना ऐसे नहीं हारता, क्योंकि भाई झड़ी लगा दी थी बिल्कुल मैच के स्टार्टिंग में ही ब्रॉक लेसनर ने। फिर 2015 में अंडरटेकर के साथ, 2016 में रैंडी ओटन के साथ, ये मेरे लिए हार्ट ब्रेक वाला मैच था। फिर 2017 में वही फेटल 4 में मैच, 2018 में रोमन रेंस से लड़ते हैं, 19 में सेथ रॉलिंस से, 2022 में फिर से रोमन रेंस से, 2023 में कोडी रोड से, और अब 2 सालों के ब्रेक के बाद 2026 में हेल इन अ सेल मैच में compete करेंगे ब्रॉक लेसनर। और किस रीजन की वजह से ब्रॉक लेसनर को कई फैंस कहते हैं मिस्टर समर स्लैम, आई थिंक वो अब आपको समझ में आ गया होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन रीड, इन सारे सुपरस्टार्स को साथ में लाकर विजन वाले फैक्शन को फॉर्म किया था, लेकिन अब रेसल वोट्स इसके बारे में रिपोर्ट कर रहा है कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बुकिंग के लिए, उनके बीच में एक स्प्लिट हो चुका है कि क्या हमको विजन को आगे चलाते रहना चाहिए या फिर हमें इस फैक्शन को अब खत्म कर देना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है कि बेटर होगा कि ये फैक्शन को तुम खत्म कर दो, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी चीज जो है वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का आने वाले टाइम का प्लान यही है कि पॉल हेमन तो रहेंगे ही ब्रॉन ब्रेकर के साथ। तो एज लॉन्ग एज पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर के साथ है, ये विजन फैक्शन को मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को खत्म कर देना चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान इसमें होगा ऑस्टिन थेरी का, क्योंकि बंदे के साथ वैसे भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। विजन में आने की वजह से सिर्फ ऐसा लगा था कि कुछ हो सकता है। अब आप काउंट करो भाई, बंदा टैग टीम चैंपियन बना था लेकिन वो काउंट करने लायक है नहीं। क्विक अपडेट है ये अगली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। तो रेसल वोट्स ने रिपोर्ट किया है कि भाई सीएम पंक का फाइनली रिटर्न अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में होने वाला है, क्योंकि ये होगा ऑल स्टेट अरीना शिकागो से, और शिकागो आपको पता ही है होम टाउन है सीएम पंक का। और उन्होंने ये भी बताया कि बैक स्टेज कोई ऐसी हीट है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई और सीएम पंक के बीच में, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, बस खैर अभी तो ये चीज़ मैटर करती है कि सीएम पंक वापस आ जाएं। और जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती है कि सीएम पंक और कोडी रोड्स का मैच होगा समर स्लैम के लिए। तो शायद अगले मंडे नाइट रॉ से हमको एक आइडिया मिल
जाएगा कि सीएम पंक क्या करने वाले हैं, उनका मैच किसके साथ होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये भी कि ओरिजिनली सीएम पंक और कोडी रोड्स का मैच चैंपियनशिप के लिए प्लान किया था, तो क्या वो जो चैंपियनशिप का मैच है वो स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स में है या नहीं, क्योंकि अभी तो कोडी रोड्स के पास वो टाइटल है नहीं। चलो भाई, फाइनली कुछ मैं आपको ऐसा बता सकता हूं जो कि इतने सालों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि वो जो ट्रिगर है डब्ल्यूडब्ल्यू फाइनली उसको पुल करने जा रही है। तो निक ऑल्डिस और गुंथर के बीच हमने टीज देखा था नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद, और ऐसा लगा था कि शायद इनके बीच में मैच हो सकता है। अभी रेसल वोर्ड्स ने रिपोर्ट किया कि इंटरनल डिस्कशन इस बात के हैं कि निक ऑल्डिस और गुंथर के बीच में एक इन रिंग प्रोग्राम को किया जाए। और अगर मेरी मेमोरी सही है तो शायद इससे पहले कभी मैंने ये रिपोर्ट नहीं सुनी कि निक ऑल्डिस को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ प्लान कर रही है इमीडिएट फ्यूचर में। वो हमेशा ऐसे आता था कि हाँ, फ्यूचर में जाके डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कर सकते हैं निक ऑल्डिस को लेकर। अभी रिपोर्ट ऐसी है कि गुंथर और निक ऑल्डिस के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू शायद एक प्रोग्राम दिखा दे। और भाई मेरे को कोई भी आपत्ति नहीं है इस बात से कि गुंथर और निक ऑल्डिस का मैच तुम समर स्लैम में करवाओ। बहुत सारे लोग इसको ऐसे देख सकते हैं भाई अब ये क्या दिन आ गए गुंथर के कि भाई वो एक जनरल मैनेजर से लड़ रहा है, लेकिन शायद ये जो जनरल मैनेजर है इसकी हिस्ट्री लोगों को सही से नहीं पता। एक बार अगर बंदे ने अपना सूट उतार दिया ना और उसके बाद वो गुंथर के सामने खड़ा हो गया, आप बोलोगे भाई गुंथर को हम लंबा ऐसा थोड़ा मानते हैं रेसलर टाइप, भाई ये निक ऑल्डिस तो कुछ अलग ही लेवल का बंदा दिख रहा है। और उसके साथ साथ रिपोर्ट ये भी है इसमें कि सोलो सिकोवा के साथ भी प्रोग्राम हो सकता है। ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया कि अच्छा ये इस जगह पे कैसे फिट हो रहा है, लेकिन एक अगर सिंपल सी चीज़ समझे कि निक ऑल्डिस और गुंथर के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्रोग्राम टीज किया है और शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बहुत जल्दी कर सकती है। क्या इतना जल्दी होगा कि समर स्लैम में हो जाएगा? मुझे लगता नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी ज़्यादा हम फैंस में मेहरबान है, लेकिन चलो अब लग ऐसा रहा है कि निक ऑल्डिस फाइनली आ जाएंगे इन रिंग एक्शन में। नेपोटिज्म की बात जब डब्ल्यूडब्ल्यू में आती है भाई तो देखो इसको थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। ये सिर्फ मैं अपना ओपिनियन नहीं बता रहा कि भाई ठीक है डब्ल्यूडब्ल्यू में नेपोटिज्म चल सकता है। वो थोड़ी ऐसी बात हो जाती है ना कि भाई बाप का खून अब बेटे के या बेटी की रगों में दौड़ रहा है और बाप के खून में ही वो प्रोफेशनल रेसलिंग थी, तो यहाँ पे वो चीज़ इस तरीके से काम आ जाती है। तो अभी एक वीडियो आई है परफॉर्मेंस सेंटर से और यहाँ पे अंडरटेकर की जो बेटी हैं वो रिंग में कुछ तो करतब दिखा रही हैं। और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि उनकी बेटी ने ये खुद बोला था अंडरटेकर को जाके कि उनका इंटरेस्ट है प्रोफेशनल रेसलिंग में। तो अंडरटेकर वाला कोटा यहाँ पे लग जाएगा, वो ऑब्वियस सी बात है। तो शायद आपको विमेंस डिवीजन को आने वाले सालों में अंडरटेकर की बेटी रूल करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि भाई अगेन डब्ल्यूडब्ल्यू एक स्क्रिप्टेड शो है, तो यहाँ पे जिसको तुम जैसा दिखाना चाहोगे वो वैसा दिखेगा टीवी पे। और ये बात मैं ऑस्टिन थ्योरी के लिए भी बोल रहा हूँ। इस बार के नाइट ऑफ चैंपियंस में डब्ल्यूडब्ल्यू ने 6 मैचेस को फीचर किया था और ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा था कि यार ये क्या हो गया, कहाँ डब्ल्यूडब्ल्यू 4-5 मैचेस बुक करने पे चलती थी, इस बार 6 मैचेस कैसे उन्होंने कार्ड पर डाल दिए। तो उसके पीछे का रीजन पता चल गया और रीजन ये है कि ESPN ने खुद डब्ल्यूडब्ल्यू को अप्रोच किया था इस बात के लिए कि भैया हमको 6 मैचेस वाला शो चाहिए अपने उसमें अपने प्लेटफॉर्म पे। तो इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने 6 मैचेस किए। तो ये होता है देखो, जो जिससे आप पैसे ले रहे हो उसकी बात आपको फिर सुननी पड़ेगी। तो ESPN ने बोला भाई 6 मैचेस करेंगे, तो फिर उन्होंने 6 मैचेस करने हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो चीज़ डिलीवर कर दी। मुझे लग रहा है 6 मैचेस ठीक है, ये 5 तो मुझे फिर भी लग रहा है कि थोड़े कम से रह जाते हैं। 6 मैचेस में फिर एक स्लॉट आ जाता है कि चलो कुछ और एक्शन मिल सकता है। हाँ, उसकी वजह से कई बार डब्ल्यूडब्ल्यू वो मजदूरी वाले मैचेस ना डाल दे, लेकिन ये ESPN की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि उनको 6 मैचेस चाहिए। अब देखते हैं क्या आने वाले शोज में भी ये चीज़ फॉलो होती है। समर स्लैम में तो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है। कायदे से ओबा फेमी ने किंग ऑफ द रिंग जीता, वो इस बार के किंग बन गए। उनके पास मौका था कि वो चैंपियनशिप के लिए मैच करे समर स्लैम में, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का मैच कर दिया। और अगर ये नहीं होता तो डायरेक्शन थी ओबा फेमी वर्सेस रोमन रेंस के चैंपियनशिप मैच की। तो अब ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्यों नहीं किया समर स्लैम में, इसके पीछे मेल्जर का कुछ कहना। और मेल्जर ये कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ओबा फेमी को अपना अगला तगड़ा बंदा बनाने के लिए देख रही है और वो चीज़ हमको भी क्लियर दिख चुकी है। लेकिन उन्होंने बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यू राइट टाइम पर उस चीज़ को करना चाहती है और वो कहते हैं कि समर स्लैम एक छोटा शो हो जाता इस बड़े लेवल के, इस कैलिबर के मैच के लिए। तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को सेव कर रही है सीधा रेसलमेनिया के लिए, और इसी वजह से ओबा फेमी और रोमन रेंस का मैच नहीं हुआ इस साल के समर स्लैम में। सेंस देखो पूरा बनता भी है, क्योंकि जब डब्ल्यूडब्ल्यू को पता है कि ये मैच रेसलमेनिया के लेवल पे जा सकता है, भले ही समर स्लैम 2 नाइट्स का इवेंट क्यों ना हो, तो क्यों ना फिर इसको डायरेक्ट रेसलमेनिया के लिए सेव किया जाए। आप देखते हैं कि क्या ये अगले साल की रेसलमेनिया में होगा, क्योंकि वो सऊदी से है, और रॉक का स्टेटस क्या होगा, आई थिंक वो भी काफी ज्यादा असर डाल सकता है कि क्या ये मैच अगले साल होगा या फिर नहीं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने मिस नहीं किया समर स्लैम में इस मैच को करना, वो इसको सेव कर रहे हैं रेसलमेनिया के लिए। बट आप एक चीज मिस मत करना, 15% अभी भी नेशनल टीम के ऊपर ऑफ चल रहा है। R1 वाला कोड आप यूज करोगे तो भाई आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये सबसे बेस्ट
टाइम रहता है नेचुरलिटी के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, क्योंकि थोड़े प्रीमियम प्रोडक्ट हैं तो उसकी जो प्राइसिंग है वो भी प्रीमियम हो जाती है। तो ये सेव करने का आपके पास बहुत अच्छा मौका। मुझे नहीं पता है कब तक चलने वाला है, बस मैंने अपने डैशबोर्ड में देखा तो मुझे दिख रहा है मेरे कोड के साथ 15% ऑफ। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।